नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में हम एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का स्वागत करते हैं, साथ ही उन सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुख का कारण बन गया है। हम बात करेंगे बैंक लोन के बारे में। बैंक लोन मिडिल क्लास परिवार अपने मकान पर लेते हैं, फ्लैट के लिए लेते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी किस्तें नहीं जा पाती और उसके बाद बैंक प्रशासन के साथ मिलकर दबंगई पर उतर आते हैं, लोगों को सताने का कार्य करते हैं, परिवारों को घर से निकालने का कार्य करते हैं। तो आज जानेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनको लेकर हम ऐसी परेशानी से बच सकते हैं, बैंकों को भी करारा जवाब दे सकते हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं रामवीर यादव जी, उनसे चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में भैया ने बहुत सारी जानकारी जुटाई है बैंक लोन को लेकर, जिससे कि मिडिल क्लास को अगर किस्तें नहीं भी जा पाती हैं तो कोई परेशानी उनको ना हो, कैसे बचा जा सके। तो जानकारी करते हैं भैया, जनसंवाद में स्वागत है आपका। आज हम एक जानकारी आपसे लेंगे कि जिस तरह मिडिल क्लास परिवार बैंक लोन के भंवर में फंसते जा रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम किस्तें नहीं दे पाते हैं तो उनको कैसे बैंकों से अपनी प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि बैंक आखिर ये कड़ा रुख क्यों अख्तियार करते हैं। जब परिवार लोन लेता है तो उनका रुख अलग होता है और जब परिवार लोन नहीं चुका पाता तो उनका रुख अलग होता है। जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं रामवीर यादव, मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी से हूँ और अभी वर्तमान में अभी लोकल स्टेट कानपुर बिहार में रहता हूँ मैं। दूसरा ये कि आपके चैनल के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से मैं ये लोगों तक ये बात अपनी रखना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको जब लोन बैंक देता है तो बैंक हमारी सारी जानकारी लेता है। बैंक कहता है आपको लोन तब मिलेगा, आप अपना पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दो और घर में कितने सदस्य हैं, काम करते हैं, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, कितने भाई हो, कितने बच्चे हैं तो वो कितना कमाते हैं, छोटे हैं तो कितने में पढ़ते हैं, आपकी वाइफ है वो हाउस वाइफ है या मतलब जॉब करती है, पिताजी हैं तो वो क्या करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक वाले हमारा पूरा डाटा घर का देखते हैं कि हमारी कमाई देखते हैं। मान लीजिए कि हमने लोन 20 लाख का लिया तो 20 लाख के बदले लोन देते हैं, सारी डेटा हमारा लेने के बाद में फिर 20 लाख के बदले हमसे कुछ लेते हैं। वो हमारी पहले की प्रॉपर्टी हो या मेरी कार हो या मेरे कुछ और, मतलब उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी तौर में कुछ लेते हैं। वो लेने के बाद हमसे चेक भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेरे को लोन देते हैं। किसी कारण बस मेरी जॉब छूट जाती है, घर में कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, परेशानी हो सकती है। और अभी आप देख रहे हैं 2020 में कोविड आया, उसमें तो अच्छे धुरंधर दह गए हैं। तो मेन जो है ना समस्या लोगों को लॉकडाउन से ही हुआ है, ठीक है। तो अब जब बैंक सारी हमसे जानकारी लेती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे भी तो कुछ दायित्व बनते होंगे बैंक से पूछने के। यदि बैंक मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मैं उससे जानकारी पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर बैंक को, अगर बैंक से कोई क्लाइंट जानकारी लेना चाहता है तो बैंक अपनी जानकारी नहीं देता, बल्कि कहें तो दबंग रूप दिखाता है क्लाइंट के लिए कि हम तुम्हें एक तो पैसा दे रहे हैं, आप हमसे इस तरह की जानकारी ले रहे हैं, इस तरह की बातें बैंक करता है। तो आपने मुझे पैसा दिया तो आप झुग्गी झोपड़ी को भी पैसा दे दो, उनको क्यों नहीं देते? उनके भी मकान बनवा दो ना, फिर हमें क्यों दिया आपने? अगर आप ऐसे ही पैसा बांट रहे हो तो उनको भी दे दीजिए पैसा, उनके को नहीं देते आप पैसा। मेरे को आपने कुछ तो देखा है तो मुझे पैसा दिया और हमने पैसा दिया भी, जानकारी ली है। तो बैंक को हमने कुछ पूछा, अब जब पता चला ये सारा कुछ मतलब गोलमाल चल रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो हमने इस पर कुछ अपनी मतलब शोध किया, उस पर कुछ अंदर की जानकारियाँ जुटाई हैं हमने। तो अब हमने बैंक से जब पूछा, बैंक से हमने कुछ सवाल पूछा कि भाई ये जो है ना पैसा जो आपने मुझे दिया है ये अवैध है या वैध? पैसे में अवैध या वैध का क्या रोल होता है? पैसा पैसा होता है, ये पैसा तो होता है वैध और अवैध है। जैसे मैं, ठीक है उनका असली पैसा, मैं मानता हूँ असली पैसा है, लेकिन मैं उनको कहूँ ये नकली पैसा है तो प्रूफ तो करा सकते, नहीं करा सकते? वो उनका अधिकार है, हमारा अधिकार
बोलने का, उनका सुनने का है। जब हमको उन्होंने लोन दिया, सारी मेरी जानकारी ली है ना, और मुझे आज पता चला है कि बैंक से मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, मेरे भी तो अधिकार है ना पूछने के, है नहीं है? तो हमने वही बैंक से पूछा है कि भाई ये मुझे बताइए। हमने आरटीआई भी लगा के आरबीआई से पूछा है और बैंक को आवेदन लिखा है कि साहब हमें ये बताइए जो आपने मुझे पैसा दिया है ये वैध दिया अवैध दिया। आज तक कोई बैंक और आरबीआई आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है ये पैसा वैध है अवैध है। चुप हो जाते, सन्नाटा हो जाता, और बैंक पुलिस बल के साथ में गुंडागर्दी करके लोगों के घर पे कब्जा कर, और डीएम साहब को ये लोग जो है ना सरपेशी एक्ट का धारा 14 का नोटिस दिखा के और डीएम साहब से वो परमिशन लेके लोग आदेश लेते हैं और कब्जा ले लेते हैं। डीएम साहब को दोनों पक्ष मिलते ही नहीं सुनने के। एक अधिकारी का दायित्व बनता है कि वे दोनों पक्षों की सुने, हाँ, तभी उसके बाद कोई कार्रवाई करें। अगर डीएम साहब दोनों पक्ष को सुनते हैं तो किसी के भी घर पे, मैं गारंटी देता हूँ, किसी के घर पे कब्जा हो ही नहीं सकता, बैंक ताला नहीं डाल सकता। और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप ये ब्याज कहाँ से बनता है? ब्याज कहाँ से बनता है? किसी ने मुझे 100 रुपए दिए तो मैंने उससे कहा, भाई उसने मुझसे कहा मैं 100 रुपए तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन इस 100 रुपए पे 2 रुपए मैं एक्स्ट्रा लूंगा, फिर तुम्हारा जब तक मेरा पैसा नहीं चुका दिया जाएगा। तो वो ब्याज में भाई कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ बैंक वालों से भी, और जो हमारे अधिकारी भी हैं, जो भी बड़े आला अधिकारी हैं, बड़े उच्च लेवल पे बैठे हुए हैं, मेरा प्रश्न सभी से है कि ब्याज बनता कहाँ से? मैं यदि आपको कहूँ ये टेबल जो है ये अंडे देती है क्या? नहीं, टेबल अंडा नहीं देगी ना, तो फिर ये पैसे से ब्याज कैसे बनता है? इन्होंने पैसे से ब्याज बनाया कैसे है? मैं को एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आप जैसे मान लीजिए आप आरबीआई हैं, ठीक है, आप आरबीआई हैं और आरबीआई पैसा छापता आपको भी पता है। मान लीजिए आरबीआई ने 1 लाख रुपया करेंसी छापा, ठीक है, और वो 1 लाख करेंसी जो है ना उन्होंने बाजार में 10 लोगों को दे दिया, मान लो 10 लोगों को दे दिया, मान लीजिए 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, 10 लोगों के अंदर। तो अब आपके पास क्या बचा? जीरो। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए है, क्योंकि वो बाजार में वो आपका ही है, ठीक है। और उन 10 लोगों को जो उन्होंने दिया है 10,000 रुपए, तो सालाना 10% पे दिया है, मान लीजिए, ठीक है। और जब आपने किसी को आप पैसा देते हैं तो फ्री में तो दे नहीं देंगे, उसके बदले से सिक्योरिटी के रूप में कुछ तो उससे आप रखवा लेंगे। ये साहूकार भी करते हैं, बैंक भी करता है, सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये साल में जब उधर से ब्याज आएगा तो साल का कितना ब्याज आएगा? अगर 10% का लगाया, 10 लोगों को दिया है तो साल का 10,000 रुपए आएगा। 10,000 आया, ठीक है। तो अब आपके पास कितना हुआ? हमारे पास साल में 10,000 आया, मार्केट में 1 लाख हमारा पड़ा हुआ तो 1,10,000 हो गया। आपके पास 1,10,000 हो गया, और बाजार से 10,000 वापस आ गए 1 लाख में, तो बाजार में कितना बचा? बाजार में कायदे में तो 90 बचा। अब धीरे 1 साल बाद मतलब 10 साल बाद कितना पैसा बचेगा? 10 साल बाद पैसे तो बाजार में तो जो हमने नोट छापा उस आधार पे तो 0 बचा, लेकिन वैसे हमारा 1 लाख बचा जो हमने दे रखा है मार्केट में। तो अब ये बताइए, जब आपने छापा ही 1 लाख था और बाजार से हर साल जो है ना ब्याज के रूप में वो 10,000 करेंसी वापस आ गई आपकी, तो बाजार में क्या बचा? 0। अब जब 0 बाजार में बचा है, वो आपको पैसा और नहीं दे पाएंगे क्योंकि और तो छपा नहीं है। जैसे आपने बताया कि 1 लाख रुपया छपा, 1 लाख वापस आ गया, तो आरबीआई ने हमारी जो सिक्योरिटी थी, जो जमानत पर हमने कुछ रखा था, वो भी उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि पैसा तो हमारे पास रहा नहीं, पैसा तो जो छपा था हम वापस ले चुके हैं। तो उस आधार पर ऐसे बैंकों से या ऐसी संस्थाओं से कैसे बचा जाए? अच्छा, इसमें और मजे की बात और है कि आपने दिया तो 10,000 था और वो 10,000 ब्याज के रूप में आपने वापस ले लिया, और सामने वाले की प्रॉपर्टी 20 लाख की है, ठीक है, तो आपने 10,000 के चक्कर में उसका 20 लाख की पूरी प्रॉपर्टी ले ली। अपने तो इसको हम क्या कहेंगे? गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या? गुंडागर्दी है, सही है आपकी बात, ठीक है। असल में क्या है कि ये जो जब करेंसी आरबीआई ने छापी ही उतनी है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्याज बनाते कहाँ से, ब्याज कहाँ से बनता है, क्योंकि असल में देखा जाए तो ब्याज बनता ही नहीं है। आपने सुना होगा पहले, आज से 40-50 साल पीछे चले जाओ, जब बैंक से पैसा लाते थे तो वो ये कहते थे वित्तीय सहायता लेके आए हैं बैंक से। हमने कभी कर्ज नाम का तो शब्द ही नहीं सुना, ब्याज नाम का शब्द ही नहीं सुना। अनुदान वगैरह लेकर आए हैं, हाँ, ये चीजें पहले बोलते थे, जो बुजुर्ग लोग थे वो बोलते थे।
तो अब क्या है, जब बैंकों ने ये सब सिस्टम बनाया, लोगों को चोरी चपाटी गुंडागर्दी, हम तो कुछ भी कहेंगे, ये गुंडागर्दी है, ये चोरी है, हमारे साथ में, हमारी जेबों में, हमारे घरों में डाका डाला जा रहा है। ठीक है, असल में धन क्या है? असल धन क्या है? असल धन है हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा। और हमारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से। और सूरज से मेरे को ताकत मिलती है, सूरज से जमीन में सब कुछ पैदा होता है। असल धन है हमारी मेहनत। असल धन ये पैसा नहीं है, पैसा मात्र एक लेन देन का साधन है। ठीक है, और हमने जब हमने कुछ शोध किया है, रिसर्च किया है, तो उसमें हमें कुछ तथ्य मिले, जो पैसे की जो रुपया है उसका हमें कुछ तथ्य मिला है। जो हमारे लोग हैं उन्होंने सर्च किया है, तो उन्होंने RTI लगा के पूछा वित्त मंत्रालय से, सुप्रीम कोर्ट से, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तो लास्ट में जो है ना, राष्ट्रीय लेखाकार पुणे में है, तो वहाँ पर हमारे सीनियर, हमको उनको महामहिम कहेंगे, तो वो वहाँ पर गए, तो उन्होंने इसकी खोज की। जब खोज की तो वहाँ पर बहुत कुछ मिला, जो बताएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर वैध और अवैध रुपए का कुछ दस्तावेज मिले, लेखा जोखा कुछ मिला। हाँ, तो वो दस्तावेज लेके जब हमारे सीनियर लोग आए, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने जब पूछा बैंकों से कि भाई हमें ये बताओ, बैंकों से क्या, वित्त मंत्रालय से ही पूछ लिया कि हमें कोई वैध रुपए का दस्तावेज दीजिए। तो वित्त मंत्रालय ने साफ बोल दिया है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। तो आप क्या कहोगे जब वित्त मंत्रालय ये कहे कि वैध रुपए कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब जो देश के अंदर जो रुपया घूम रहा है वो क्या अवैध है? जाहिर सी बात है, अगर कुछ एविडेंस नहीं है तो समझने के लिए यही समझा जाएगा। और हम वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी हमने जो चुन के ऊपर भेजे हुए हैं, हम तो उनके विश्वास पे ही काम करते हैं। और वही नकार जाए कि ये मतलब हमारे पास न वैध है न वैध है, वैध और वैध कुछ बता ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? सारा नकली है। और नकली यदि है तो हमें लिख के दो, वैध है अवैध मुझे लिख के दो। वैध है तब भी बताओ कि वैध है, हम प्रूफ कराएंगे आपको, और अवैध है तो वो भी हम आपको प्रूफ कराएंगे। आप कुछ तो बोलो। यदि आप बोलते हो कि अवैध है तो अवैध है, तो मुझसे क्यों पैसा मांग रहे हो? मेरे नाम का भी छाप लो। काय को गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो? काय को लोग हत्या करेंगे, लोग फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, इतना उनको टॉर्चर, प्रेशराइज, हरासमेंट, भाई साहब इतनी हद मचा दी बैंक वालों ने। बैंक जवाब नहीं दे रहा है, हम प्रूफ करा रहे हैं ये रुपया वैध है अवैध है, हम प्रूफ करा रहे हैं। तो आपकी बातों का अगर सार समझा जाए तो जिस तरह से जो बैंक हैं, जो प्रशासन के साथ मिलकर किसी के मकान या फ्लैट पर कब्जा करते हैं, तो क्या ये भी अवैध ही करते हैं? बिल्कुल 100%, 100 का 200% अवैध है। तो ऐसे लोगों से, प्रशासन से वह परिवार कैसे बच पाए जिन्होंने लोन लिया और लोन नहीं चुका पाए और आज बेघर होने की स्थिति में है? देखिए, हमने जो है ना अभी तक हमारा जो है ना मोर्चा है, हम जो काम करते हैं, जिस संगठन में जो काम करते हैं, हमारा लक्ष्य है जल, जमीन और जंगल, इन तीनों चीज़ों को बचाने का लक्ष्य है। हम इन चीज़ों को बचा पाएंगे तभी ये प्रकृति बचेगी। ठीक है, और हम जो काम करते हैं, तो उस संगठन का नाम है जनता सरकार मोर्चा। ठीक है, और जनता सरकार मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, ये दिल्ली में नहीं, NCR में ही नहीं, पूरे देश के अंदर मतलब फैले हुए हैं। पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, और पूरी तरह से लोग जो है ना अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं, और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। यदि किसी भाई के पास कर्जा है और वो नहीं दे पा रहा है, तो उसको डरने की, घबराने की, बैंक वालों से, पुलिस से, DM से, FDM से, किसी भी आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कर्जा है ना, लोन है, वो लोन किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और लोन लेना न कोई मतलब बुरा है न अच्छा है, न तो मतलब ये क्राइम में आता है, तो लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैंक वाले ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारे नाम FIR करेंगे। असल में देखा जाए जो कानून है, तो बैंक वाले किसी भी कस्टमर पे लोन के माध्यम से कर्जे के रूप में थाने में FIR लिखी ही नहीं जाती है, बल्कि कस्टमर लिखवा सकता है। अगर कोई बैंक का अधिकारी या बैंक का कोई कर्मचारी उसको परेशान करता है, तो उसके नाम कस्टमर लिखवा सकता है, उसके नाम FIR। ये RBI की गाइडलाइंस है।
लेकिन यहाँ पर यादव जी देखा गया है कि जो बैंक हैं उनकी बात प्रशासन जल्दी सुनता है और आम आदमी की बात नहीं सुनता। तो इसके लिए मतलब कौन से अधिकार हमारे पास हैं जिसको लेकर हम प्रशासन से लड़ाई लड़ सकें या वह परिवार प्रशासन से लड़ाई लड़ सकें? क्योंकि बैंक की तरफ से 10 मिनट में सुनवाई हो जाएगी, लेकिन आप या हम या कोई और जाएगा तो उन्हें लटका के रखा जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी बैंक है ना, ये किसी छोटे मामूली आदमी की ये ब्रांच नहीं है। ये संस्था किसी छोटे आदमी की नहीं होती है, ठीक है। और ये संस्थाएं बड़े लोगों की है। नाम बेशक अलग अलग उन्होंने रख लिए हों तो हमारे जानकारी से मतलब छुपे रहें, इसलिए ये जो बैंकें हैं बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बैंकें हैं। अब ये मान लो IIFL है, इंडिया बुल्स है या ICICI बैंक है। आपने कभी सोचा ये कौन सी सरकारी बैंक है? और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि RBI भी प्राइवेट संस्था है। RBI भी आपकी नजरों में, आप ये कहना चाहते हैं RBI भी सरकार के अधीन जरूर है लेकिन संस्था प्राइवेट है? हाँ, मतलब मैं मेरे उससे नहीं, ये 100% है प्राइवेट है, ये 100%। मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ। आप बताइए कि मेरा देश आज़ाद कब हुआ? सब जानते हो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। आप कभी भी गूगल पे सर्च कर लेना। गूगल पे आजकल पढ़े लिखे लोग सब भरोसा करते हैं ना कि जो गूगल कहेगा वो बिल्कुल सच है। तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, जब देश मेरा 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उससे पहले तो हम किसकी हुकूमत में थे? अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, ठीक है। अंग्रेज मेरे पास शासन कर रहे थे, हमारी तो चली नहीं रही थी उस समय। तो जब अंग्रेज जब थे 1935 में RBI का गठन हुआ, तो हमारी कहाँ से हुई? उसके हिसाब से तो 1947 के बाद गठन होना चाहिए RBI का, अगर हिंदुस्तान की है जी। तो हमारी कहाँ से हुई? और मजे की बात और देखिए, आजाद होने के बाद भी 1950 में जो पहला गवर्नर था वो भी अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा कुछ नाम था उसका, अंग्रेज का पहला गवर्नर। तो ये मैं लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी बैंकें हैं ये सारी प्राइवेट संस्था हैं जो कि हमारे दिमाग में, पूरे देश के दिमाग में डाला गया है, ये सरकारी है। आप सर्च कर लेना। जो हम चिल्लाते केंद्र केंद्र केंद्र, ये केंद्र नाम की कोई संस्था है ही नहीं। जब अंग्रेजों का शासन था तो केंद्र सरकार बोलते हैं, ये अंग्रेजों की जो संस्था थी उसका नाम था केंद्र सरकार। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब हम बैंक से ये पूछ लें, वही बात हम आ जाते हैं घूम के वहीं पर। बैंक से हमने ये पूछा ये रुपया वैध है अवैध है, ठीक है, तो हमने उनको प्रूफ दे दिया था। आज हमारा सवाल है कि जो बैंक हमारे घर पे फ्लैट पे कब्जा करने आते हैं तो उनसे वह परिवार कैसे बचे जिससे कि उनका फ्लैट बैंकों के कब्जे में ना जाए, इस पर आप क्या विचार है? देखिए, जिनको जो लोन नहीं दे पा रहे हैं, जो परेशान है, पीड़ित लोग हैं, वो हमारे मोर्चे से आके मिले, हमारे संगठन में आके मिले और उसके भागीदार बने और हमसे आके मिले, और मैं उनका जो है ना आवेदन लगवाऊंगा बैंक में। और सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। बैंक कितना भी परेशान करे, कुछ भी करे, उनको अपने मूल अधिकार जाने और उनको अपने हिसाब से उनको समझाया जाए। वो समझेंगे जरूर 100%, और बैंक में हम आवेदन लगाएंगे और बैंक उसका जवाब दे ही नहीं पाएगा, और उसके लिए उनको हमसे मिलना पड़ेगा, हमारे मोर्चे से मिलना पड़ेगा। मेरा मोर्चा जो है ना उसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर आप डालेंगे निडर इंडिया के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आपको सारी वीडियो, सारी चीज़ें, सारे दस्तावेज, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और हमसे भी अगर मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल नंबर बता दीजिए। तो मैं आप सभी साथियों को अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9953470127। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 9953470127। आप मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए और मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपकी सभी की समस्या का समाधान हमारे पास है, हम करेंगे। हम लोन माफ नहीं करवाएंगे, हम लोगों का लोन चुकता करवाएंगे। तो ये कहना है रामवीर यादव जी का कि अगर कोई परिवार परेशान है, किस्तें नहीं चुका पा रहा है और बैंक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वह हमसे संपर्क करें। हम उन सभी परिवारों की मदद करेंगे जो आज के समय में बैंक की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं और उन्हें यह भी डर है कि अगर हमने कुछ दिन किस्तें और नहीं चुकाई तो हमारे फ्लैट पर, हमारी प्रॉपर्टी पर बैंक कब्जा कर लेगा। तो ऐसे सभी परिवार रामवीर यादव जी से संपर्क करें।
ये आपकी समस्या का निस्तारण जरूर करेंगे, क्योंकि इनका जो संगठन है वह पूरे भारत में फैला हुआ है और वह लोग यही कार्य कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परिवार बैंक की दबंगई का शिकार ना बने, बैंक उन्हें प्रताड़ित ना कर सके। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे फिर हम रामवीर यादव जी से कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।